अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 7 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। नीचे हमें कुछ सीक्वेंसेस दी जाएंगी, हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंसेस ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस हैं कि नहीं है। ठीक हो गया। इफ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक देन फाइंड द कॉमन रेशो। और अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमने उसमें कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, अब इसमें मैंने ये पहले दो पार्ट अभी लिखे हैं। इसमें ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है, एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए, हमने पिछली एक्सरसाइज में अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते थे कि हम जो सीक्वेंस दी जाती थी उस सीक्वेंस में कोई खास नंबर सम किया जाता था, ऐड किया जाता था। ठीक है, और वो जो खास नंबर होता था उसको कॉमन डिफरेंस हम कहते थे कि ये कॉमन डिफरेंस है, उसको डी से शो करते थे। अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसमें जो भी नेक्स्ट टर्म हासिल की जाती है वो किस तरह हासिल की जाती है, पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, किसी खास डिजिट से उसको ज़रब दी जाती है। और ये जो नंबर होता है या डिजिट होता है जिससे कि हम इस सीक्वेंस की मुख्तलिफ टर्म को ज़रब देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कॉमन रेशो कहते हैं और इसको आर से शो करते हैं। जिस तरह के अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते थे, इसमें कॉमन रेशो को आर से शो करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दी गई जो सीक्वेंसेज हैं क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेज हैं या नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन रेशो की वैल्यू सेम हो, तो अगर किसी भी दी गई सीक्वेंस को किसी एक खास नंबर से ही मल्टीप्लाई करके उसकी टर्म्स हासिल की जा रही हो, तो वो जो सीक्वेंस होती है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अब देखें, यहाँ पर अगर ये जो हमारे पास दूसरी सीक्वेंस है, अगर ये पहली सीक्वेंस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। अब 2 को अगेन हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें कॉमन रेशो की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सीक्वेंस के मुख्तलिफ नंबर्स को, वो सेम नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है, देखें इसमें अगर आप देखें तो ये हमें एक सीक्वेंस दी गई है। अब इसमें ये जो इसकी टर्म्स आ रही हैं, ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें देखें 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो आपको 100 मिलता है, और 100 को आप अगेन आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिलता है। इसका मतलब है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कॉमन रेशो है वो सेम है, यानी कि जिस नंबर से हम इसकी जो टर्म्स हैं या वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, एक ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो मैं लिखूंगा इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और अब हमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर आपने कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें मैं कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो मैं लिखूंगा एंड कॉमन रेशो, ठीक है, आर इज इक्वल टू, ये किस तरह मालूम करेंगे, हम जो भी हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी जाएगी उसमें किसी भी एक टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाएगी। इस 100 को 10 से डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, इस 1000 को 100 से डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, आपके पास कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो मैं 100 को डिवाइड करता हूं 10 से। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखें ये 0 0 के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, पीछे पीछे रह गया 10। तो कॉमन रेशो की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 10 आ गई। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है तो हमने देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर हमें कॉमन रेशो या आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें, जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सी होती है, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म किस तरह हासिल की जाती है, पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखें, अगर इस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। इसी तरह इस 4 को अगर हम
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है इसमें जो हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं, हर पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमन रेशो या आर की जो वैल्यू है वो सेम है। तो हम लिखेंगे इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और अब इसमें कॉमन रेशो की वैल्यू भी मैंने फाइंड करनी है, जिस तरह के मैं क्वेश्चन में कहा गया, तो मैं लिखूंगा एंड कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू, जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि कॉमन रेशो की वैल्यू किस तरह मालूम की जाती है कि जो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसमें किसी भी एक टर्म को अगर हम ले लें और उस टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर लें तो हमारे पास कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि इस 4 को 2 से डिवाइड कर लें या 8 को 4 से डिवाइड कर लें, तो मैं 4 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है। तो हमारे पास कॉमन रेशो या आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो अब देखते हैं कि इसमें ये जो टर्म्स हैं ये किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके हासिल की जा रही हैं क्या नहीं। तो अब देखें ये 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो हमें 8 मिलता है। ठीक है, इसी तरह इस 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें अगेन 1/2 से तो हमें 4 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है इसमें नेक्स्ट टर्म किस तरह हासिल की जा रही है, पिछली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि जो कॉमन रेशो की वैल्यू है या आर की वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो मैं लिखूंगा इट इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, के ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और कॉमन रेशो की वैल्यू भी हम मालूम कर लेते हैं, तो ये आ गया, मैं लिखूंगा एंड कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू, जिस तरह का मैंने आपको बताया कि कॉमन रेशियो की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, किसी भी दी गई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर जो नेक्स्ट टर्म होती है उसको पिछली टर्म से डिवाइड कर लें। अब 8 को 16 से डिवाइड कर लें या 4 को 8 से डिवाइड कर लें, तो मैं 8 को 16 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 16 करें तो ये देखें ये 8 1 द 8 हो जाता है और 8 2 द 16 हो जाता है। तो हमारे पास कॉमन रेशो या आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो कि ये वाली बनती है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो हमने ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, इसमें जो इसकी टर्म्स होती हैं उनको किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जिस तरह के अरिथमेटिक सीरीज में किसी एक खास नंबर को प्लस किया जाता था नेक्स्ट टर्म को हासिल करने के लिए, इसमें नेक्स्ट टर्म को हासिल करने के लिए पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसको कॉमन रेशो कहते हैं, हम जानते हैं, उसको आर से शो करते हैं। तो अब अगर इसके लिए हम आर की वैल्यू देखना चाहें कि क्या आर की वैल्यू सेम है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, तो जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि आर की वैल्यू किस तरह मालूम की जाती है कि किसी भी एक टर्म को किसी भी दी गई एक टर्म को आप पिछली टर्म से डिवाइड कर लें। तो देखिए अगर 18 को मैं डिवाइड करूंगा इससे पिछली टर्म 6 के साथ, तो यहां पर मेरे पास आर या कॉमन रेशो की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगी 3, क्योंकि ये 6 1 द 6 हो जाता है और 6 3 द 18 हो जाता है, तो ये 3 आ गया। ठीक है, यहां पर आर की वैल्यू 3 आ गई। और इसी तरह अगर ये नेक्स्ट 2 टर्म के मैं आर की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो फिर 24 को मैं डिवाइड करूंगा उससे पिछली टर्म 18 के साथ। तो अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ये 6 यहां पर डिवाइड होगा 4 टाइम और यहां पर 6 डिवाइड होगा 3 टाइम, तो यहां पर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है 4/3। यहां पर 3 आ गई, यहां पर 4/3 आ गई। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें आर या कॉमन रेशो की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये जो सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम लिख लेंगे इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आर या कॉमन रेशो की वैल्यू सेम नहीं है। अगर आप ये पूरा लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि एज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशो इज नॉट सेम,
सो इट इज नॉट ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए इसको सिंपल करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अब पार्ट 6 है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो अब इसमें भी हम आर की वैल्यू देखते हैं या कॉमन रेशो की वैल्यू देखते हैं कि क्या वो सेम है या नहीं है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू किस तरह मालूम की जाती है, किसी भी एक टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर ले। अब ये इस 1 को इस 1 से अगर हम डिवाइड करें 1/1, तो यहां पर आर की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और अब ये दूसरी और तीसरी टर्म के लिए हम आर की वैल्यू चेक करते हैं। तो इस 0 को आप डिवाइड करें से पिछली टर्म 1 के साथ, तो देखें किसी भी नंबर को जब 0 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है इन्फिनिटी का, ठीक है, इन्फिनिटी। यानी कि 0 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आंसर नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, इन्फिनिट भी पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप देखें यहां पर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू आ रही 1, यहां पर आ रही इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो मैं लिख लूंगा इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें आर की वैल्यू सेम नहीं है। अगर आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहें तो फिर आप लिख सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो इज नॉट सेम सो इट इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल करके आपको लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। नीचे हमें कुछ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस दी जाएंगी, तो उन सीक्वेंसेस के लिए हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो देखें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए। ये वाला फार्मूला आपकी बुक से मैंने लिखा है। अब मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये फार्मूला लिखा है, आपको ये फार्मूला ज़ुबानी मालूम होना चाहिए। अब फार्मूला क्या है, ये है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर पावर n-1। अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करने के लिए। तो देखें अब इस फार्मूला में एक तो हमें a1 की वैल्यू चाहिए और एक r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो देखें a1 की वैल्यू कौन सी होगी, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली वाली टर्म होती है या पहली वाली वैल्यू होती है वो a1 की इक्वल होती है। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक हो गया। और अब हमें r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह के मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि कॉमन रेशो की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए, कि हम किसी भी एक टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो देखें अब ये 4 को मैं इससे पिछली वाली टर्म यानी कि 1 से अगर डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। ये हमारे पास r या कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाती है। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। मैं लिखता हूं an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n-1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं लिख लेता हूं पुटिंग द वैल्यूज। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, यह आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 1, और इंटू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। तो मैं लिखूंगा 4 पावर n-1। अब देखें ये 1 हम लिखें या ना लिखें से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पीछे हमारे पास सिर्फ 4 पावर n-1 रह जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ गई है, ठीक है। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये हमने इस 1 को 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि हमने इस 1 को यहाँ पर ड्रॉप कर लिया, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इसकी पावर n-1 है। जब तक इस पावर को हम सॉल्व नहीं कर लेते, हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 को मैंने सिर्फ ड्रॉप किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है इस सीक्वेंस के लिए। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हम जनरल टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए। ये वाला फार्मूला मैंने आपकी बुक से यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला ज़बानी मालूम होना चाहिए। अब ये फार्मूला क्या है, ये है an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n-1। तो अब देखें ये वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें a1 और r की वैल्यू चाहिए। तो
देखें a1 की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में जो पहली वाली टर्म होती है या पहली वाली वैल्यू होती है वो a1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि a1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और r या कॉमन रेशो की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, हम जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि किसी भी एक टर्म पे उससे पिछली वाली टर्म को डिवाइड करें तो हमारे पास r या कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इस 12 पे डिवाइड करता हूं, इससे पिछली वाली टर्म क्या है 6 है, 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6 1 द 6 और 6 2 द 12 हो जाता है, यानी कि r या कॉमन रेशो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो अब ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई तो मैं इस फार्मूला में पुट कर सकता हूं। पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, ये आ गया an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n माइनस 1। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज, तो ये हो जाएगा, अब ये तो हो गया an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 6 और इंटू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 2 और इसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ गई है। ठीक है, अब इसमें देखें हम ये नहीं कर सकते कि इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 12 रेज टू पावर n माइनस 1 लिखें। उस तरह हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि ये जो पावर आ रही है n माइनस 1 इसको सॉल्व नहीं किया जाता, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपने यहाँ पर आके स्टॉप कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 हमें ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है तो इसके लिए हम जनरल टर्म मालूम करते हैं। तो देखें जिस तरह के पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए। ये फार्मूला मैंने आपकी बुक से यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला ज़ुबानी मालूम होना चाहिए। अब फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a1 इंटू r पावर n माइनस 1। तो अब ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए हमें a1 और r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो देखें जो भी सीक्वेंस होती है उसमें a1 की वैल्यू कौन सी होती है, जो भी पहली वाली टर्म होती है जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है वो a1 के इक्वल होती है, हम जानते हैं। तो a1 के इक्वल हम लिख लेंगे 15। ठीक है, और अब हमें r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह के आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि r या कॉमन रेशो की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक टर्म को उससे पिछली वाली टर्म से आपको डिवाइड करना होगा। जैसे 45 को आप 15 से डिवाइड कर लें या 135 को 45 से डिवाइड कर लें तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 45 को डिवाइड करता हूं 15 से। ठीक है, तो ये 15 1 द 15 हो जाएगा और 15 3 टाइम डिवाइड होता है 45 पे, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब ये हमारे पास a1 और r की वैल्यू आ गई है। अब ये वाला फार्मूला मैं लिखता हूं, ये आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 इंटू आर एन माइनस 1। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें हम a1 और r की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है, ये है 15 और इंटू r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3 और इसकी पावर है n माइनस 1। ठीक है, यहां पर मैंने पुट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 3 पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पर आके हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है इस सीक्वेंस के लिए। अच्छा, अब ये हम नहीं कर सकते जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह नहीं कर सकते कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 45 पावर n माइनस 1 लिखे, वो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि जब तक हम ये पावर को सॉल्व नहीं कर लेते हैं n माइनस 1 को, तब तक हम इस 3 से 15 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस सीक्वेंस के लिए। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है तो इसके लिए हम जनरल टर्म मालूम करते हैं। तो देखें जिस तरह कि आपको मैं पिछले 3 पार्ट्स में बताता रहा हूं कि ये वाला फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म के लिए, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब देखें ये फार्मूला क्या है, ये है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर पावर n माइनस 1। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें a1 और r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए। तो देखें ये जो मैं सीक्वेंस दी गई है इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं जो पहली टर्म होती है या फर्स्ट वैल्यू होती है वो a1 के इक्वल होती है। तो a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 200। अब हमें r या कॉमन रेशो की वैल्यू चाहिए।
तो हम किस तरह मालूम करते हैं कॉमन रेशो या आर की वैल्यू, कि हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में किसी भी एक टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम इस 100 को डिवाइड करें, इससे पिछली टर्म कौन सी है, 200 है, इससे डिवाइड करेंगे तो देखें ये दो जीरो इन दो जीरो से डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास 1/2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आर या कॉमन रेशो की वैल्यू आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले ये फार्मूला लिखता हूं, ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू A1 इंटू आर पावर n माइनस 1। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज, हम यहां पर A1 और R की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ गया AN इज इक्वल टू, अब A1 की वैल्यू है हमारे पास 200 और इंटू R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 1/2 और इसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1। तो देखें अब इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अच्छा जिस तरह कि आपको मैं पिछले तीनों पार्ट्स में बताता रहा हूं कि आपने यहां पर आके अपना आंसर स्टॉप कर देना है। हम ये नहीं कर सकते कि 200 को ये जो अंदर वाली टर्म आ रही है ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये इसकी पावर आ रही है n-1, जब तक हम इस पावर को सॉल्व नहीं कर लेते हम इस टर्म के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपने यहां पर आके स्टॉप कर देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है या जनरल टर्म आ जाती है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। ये नीचे हमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म दे दी गई है, तो हमने इस जनरल टर्म को यूज करते हुए पहली 4 टर्म्स मालूम करनी है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये जनरल टर्म लिखी। अब हम इसकी फर्स्ट 4 टर्म हम मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो n है n की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म की वैल्यूज हम मालूम कर लेंगे। तो देखें मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, तो मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा A1। ठीक है, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, यह आ गया 3 इंटू 2 पावर, अब n की जगह मैं पुट करूंगा 1, माइनस आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2 पावर 0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, अब यहां पर 2 की पावर 0 है, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। अब मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 2, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। तो अब ये a n की जगह आ गया 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, n की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर, अब 2 में से 1 को माइनस करें तो 2 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पावर 1 2 के इक्वल होता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो दूसरी टर्म हमारे पास आ गई 6। ठीक है, अब तीसरी टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 3, मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 3। तो अब ये हो जाएगा A3, n की जगह मैंने 3 पुट किया और ये आ गया 3 इंटू 2 पावर, n की जगह मैं पुट करूंगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 3 इंटू 2 पावर, 3 में से 1 को माइनस करें तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 इंटू 2 पावर 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 12। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई है। अब फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 4। अब ये जो टर्म है ये हो जाएगी A4, n की जगह मैंने 4 पुट किया, इज इक्वल टू ये आ गया 3 इंटू 2 पावर, n की जगह मैं पुट करूंगा 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू 2 पावर, 4 में से 1 माइनस करें तो ये 3 हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू, अब 2 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, और अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 24। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ जाती है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस the first 4 terms of
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, GS लिख रहा हूं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर, ये है 3, 6, 12 और 24, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इसके लिए हम फर्स्ट 4 टर्म या पहली जो 4 टर्म है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने ये पहला ये जनरल टर्म लिखी, अब मैं इसकी जो फर्स्ट 4 टर्म है वो मालूम करता हूं। तो उसके लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे, हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a, और n की जगह पुट करेंगे 1, तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 इंटू 2 पावर, अब n -1 है तो n की जगह हम पुट करेंगे 1 और ये -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये आ गया 2 पावर 1 -1 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, हम जानते हैं, तो ये 2 पावर 0 का मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 1 ये आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास पहली टर्म आ गई है। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा a, और n की जगह पुट करूंगा 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 इंटू, अब 2 पावर n -1 है तो n की जगह मैं पुट करूंगा 2 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 पावर, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये 2 पावर 1 का मतलब है 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास दूसरी टर्म की वैल्यू आ गई। अब तीसरी टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 3, तो ये मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 3। अब ये आ जाएगा a, और n की जगह मैं पुट करूंगा 3 इज इक्वल टू, ये आ गया 4 इंटू 2 पावर n -1, तो n की जगह हम पुट करेंगे 3, माइनस हो जाएगा 1, तो ये आ गया 4 इंटू 2 पावर, 3 में से 1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब 4 इंटू 2 पावर 2 का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 ये आ गया 16, ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। उसके बाद फोर्थ टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 4, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 4। अब ये आ गया a, और n की जगह आ गया 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पावर n -1 है तो n की जगह हम पुट करेंगे 4 -1 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 इंटू 2 पावर, 4 में से 1 माइनस करें तो ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 इंटू, अब 2 रेस टू पावर 3 है, यानी कि 2 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 बार जब 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 8, और अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 32, तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ गई। तो इस तरह इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए ये हमारे पास पहली 4 टर्म्स आ जाती हैं, तो मैं लिखूंगा हेंस द first 4 term of ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैं GS शॉर्ट करके लिखता हूं, ठीक है। R, ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म थी, इसकी फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गई, ये है 4, 8, 16 और 32, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म हम मालूम करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मैंने ये जनरल टर्म लिखी, अब हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और फर्स्ट 4 टर्म हम मालूम करेंगे। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a, और n की जगह पुट करूंगा 1 तो ये a1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ गया 25 इंटू, और ये आ जाएगा -1/2 पावर n है, अब n की जगह हम पुट करेंगे 1 -1, तो ये आ जाएगा 25 इंटू, ये आ गया -1/2, और 1 -1 पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 25 इंटू -1/2 पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। अब सेकंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया a, और n की जगह मैं पुट करूंगा 2, तो ये a2 हो गया,
और इज इक्वल टू 25 इंटू ये आ गया -1/2 पावर n-1 है, तो n की जगह पुट करेंगे 2 -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 25 इंटू ये आ गया -1/2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि -1/2 पावर 1 आ गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू -1/2 की पावर 1 जब सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। और अब 25 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -25/2। तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 3, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a और n की जगह मैंने पुट किया 3, तो ये a3 हो गया और ये आ गया 25 इंटू -1/2 पावर n-1 है, तो n की जगह मैं पुट करूंगा 3 -1 हो जाएगा और अब ये हो जाएगा 25 इंटू ये आ गया -1/2 और 3 -1 करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी पीछे। और अब इसको हम लिख सकते हैं 25 और इंटू अब -1/2 की पावर 2 है, यानी कि -1/2 दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो देखें ये आ गया -1/2 इंटू -1/2, तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 1/4, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 25/4। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है। अब फोर्थ टर्म की वैल्यू मालूम करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 4, तो अब ये हो जाएगा a और n की जगह मैं पुट करूंगा 4, तो ये a4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये आ गया 25 इंटू -1/2 पावर n-1 है, तो n की जगह मैं 4 पुट करूंगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू अब ये आ गया -1/2 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू अब 1/2 -1/2 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। तो देखें ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -1/8, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इंटू -1/8, ठीक है। तो अब ये 25 -1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -25/8। ये हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये चारों टर्म्स की वैल्यू आ जाती है, तो मैं लिखूंगा हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज को मैंने शॉर्ट करके लिखा GS लिख दिया, ठीक है। R अब कौन कौन सी है, ये है 25, उसके बाद है -25/2 और उसके बाद है 25/4 और लास्ट पे है -25/8। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाती हैं इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये जनरल टर्म दी गई है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इसके लिए हम फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट 4 टर्म के लिए ये n की वैल्यू पुट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा a और n की जगह पुट करेंगे 1, तो ये a1 हो जाएगा और ये आ गया 5 इंटू 1/5 पावर n-1 है, तो n की जगह पुट करेंगे 1 -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये आ गया 1/5 पावर 1 -1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/5 पावर 0 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5,
तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब सेकंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा a n की जगह पुट करूंगा 2, तो ये a2 हो गया इज इक्वल टू ये आ गया 5 इंटू ये आ गया 1/5 पावर n-1 है, तो n की जगह हम पुट करेंगे 2 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू और ये 1/5 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर इसकी 1 रह जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, अब 1/5 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो आपको 1/5 ही मिलेगा। अब ये 5 इस 5 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इस 5 के डिडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए मैं n की वैल्यू पुट करूंगा 3, तो मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा a n की जगह मैं पुट करूंगा 3, तो ये a3 हो जाएगा और ये आ गया 5 इंटू 1/5 पावर, अब n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 -1 हो जाएगा, तो ये आ गया 5 इंटू ये आ गया 1/5 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, और अब ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5 की पावर 2 लेंगे, यानी कि 1/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/25 हो जाएगा। ठीक हो गया, और अब देखें ये 5 1 दा 5 हो जाता है और 5 5 दा 25 हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/5। ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और फोर्थ टर्म के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a n की जगह पुट करूंगा 4 इज इक्वल टू ये आ गया 5 इंटू 1/5 और पावर n-1 है, n की जगह मैं पुट करूंगा 4 -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1/5 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 3 रह जाएगी। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो ये 1/5 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/25 हो जाएगा। 1/25 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर आ जाएगा, जब हमने 1/5 की पावर 3 को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/125। ठीक है, तो अब देखें ये जो 5 है ये आ जाएगा 5 1 दा 5 और 25 टाइम डिवाइड होता है 5 125 पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/25। ये हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह ये जो हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई थी, इसकी फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं वो हमारे पास आ गई है, तो मैं लिखूंगा हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को मैंने शॉर्ट लिखा, और कौन कौन सी है, ये है 5, ये वाली मैंने लिखी, उसके बाद 1, उसके बाद 1/5 और लास्ट पे है 1/25। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यूज आ गई हैं। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का।